लोमड़ी देवता की शादी। रास्ता खुला, यिन और यांग। लाल पालकी में लड़की देवताओं के देश भेज दी। मेरा नाम यांग सोंग्यू है। मैं बादल गांव में पली बढ़ी हूँ। जब से मुझे याद है, गांव में एक लोमड़ी देवता की पूजा होती आई है। गांव वाले कहते हैं कि लोमड़ी देवता पूरे गांव की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब लोमड़ी देवता की पूजा हो रही थी, लोमड़ी देवता ने अचानक कहा कि वे एक औरत से शादी करेंगे लोमड़ी देवी बनाने के लिए। यांग सोंग्यू, तो लोमड़ी देवता तुम्हें ढूंढ रहे थे। आज से तुम लोमड़ी देवता के गुफा महल में रहोगी। लाखों लोगों की पूजनीय लोमड़ी देवी बन जाओगी। बहुत बधाई हो तुम्हें। हाँ ना, अगर पहले से पता होता कि लोमड़ी देवता को दीदी तुम पसंद है तो हमारी पिछली 2 जिंदगियां बेकार में नहीं गई होती। माँ, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। तुमने सही सुना, हमारा परिवार तीसरी बार जी रहा है। लोमड़ी देवता ने मेरे नाप के हिसाब से अमूल्य चूड़ी बनवाई और हमारे घर भेज दी। कहा कि जिसके हाथ में फिट आ जाए उससे शादी करेंगे। सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों ही लोमड़ी देवी बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी जान चली गई। पहली जिंदगी में सौतेली बहन ने चोरी से चूड़ी बड़ी करवा ली और लोमड़ी देवता के गुफा महल में चली गई। लोमड़ी देवता ने उसका चेहरा फाड़ दिया। दूसरी जिंदगी में सौतेली माँ ने 20 किलो वजन घटाकर शादी की, लेकिन उसे नदी में डुबोकर मार डाला गया। इस जन्म में सिर्फ मैं बची हूँ। लोमड़ी देवता की चूड़ी मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आती है। लगता है मैं ही वो हूँ जिसे वे ढूंढ रहे थे, लोमड़ी देवी। लोमड़ी देवता, मैं यांग सोंग्यू हूँ, आपकी दुल्हन बनने आई हूँ। चूड़ी कहाँ है? लोमड़ी देवता, यह रही। क्या यह चूड़ी आपने खास मेरे लिए बनवाई थी? मेरी कलाई के नाप से एकदम मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही फिट है। लेकिन तुम वह नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह आने की? गंदी औरत, तुम मरने लायक हो। यह भी वह नहीं है। वह कहाँ है? वह आखिर कहाँ है? वह आखिर कहाँ है? लोमड़ी देवता गुस्से में है। भागो, भागो। चलो जल्दी भागो। श्रीमान लोमड़ी देवता ने कहा है कि इस चूड़ी का असली मालिक तुम लोगों में से ही है। जो भी इसे सही साइज में पहन लेगी, उसी से वह शादी करेंगे। क्या मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ? मैं उस दिन वापस आ गई हूँ जब लोमड़ी देवता को दुल्हन चाहिए थी। माँ, हम फिर से जीवित हैं। यह यांग सोंग्यू क्या शादी करके नहीं चली गई थी? क्या इसका मतलब वह लोमड़ी देवता की तलाश वाली नहीं है? यह चौथा जन्म है। लोमड़ी देवता ने फिर से सरपंच को भेजा है यह चूड़ी लाने के लिए। अगर इस बार भी हालात नहीं बदले तो इसका मतलब हम सबके पास दोबारा मौका नहीं होगा। इस बार पता लगाना ही होगा कि आखिर लोमड़ी देवता की दुल्हन कौन है। माँ, हमारे घर में जो शादी के लायक थीं वे सब की सब ब्याह दी गईं। यह लोमड़ी देवता आखिर चाहता क्या है? कहीं वह हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? सरपंच ने कहीं गलती तो नहीं की? आप जिस लोमड़ी देवी को ढूंढ रहे हैं वह शायद हमारे यांग परिवार में नहीं है। पिछले महीने पूरे गांव ने लोमड़ी देवता के मंदिर में पूजा की थी। तुम्हारे यांग परिवार वाले आखिरी में आए थे। लोमड़ी देवता ने खुद कहा था कि चूड़ी का मालिक तुम तीनों में से ही एक है। यह बात बिल्कुल सही है। एक एक करके आजमाओ। मुझे चूड़ियों से एलर्जी है। पहनते ही मेरी मौत हो जाएगी। यकीनन मालिक मैं नहीं हूँ। मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ। लोमड़ी देवता मुझे पसंद नहीं करेंगे। सरपंच जी, आप ही बताइए ना। यांग सोंग्यू, तुम मना मत करो। ऐसा लगता है कि बस तुम ही बची हो। मैंने सुना है तुमने बचपन में एक लोमड़ी की जान बचाई थी। क्या यह सच है? छोटे प्यारे, बहुत भूखे होगे ना? इतनी ठंड में ठंड न लग जाए। जल्दी वापस चले जाओ। शुक्रिया, मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। भविष्य में मैं तुम्हें अपनी लोमड़ी देवता की पत्नी बनाऊंगा।
अच्छा, शायद सचमुच लोमड़ी देवता ही थे, एहसान चुकाने आए होंगे, कौन जाने। ऐसा है तो ये चूड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। पहले मैं ऐसा ही सोचती थी, मुझे भी लगता था कि लोमड़ी देवता मुझे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या बात है, ये लड़कियां इतना झगड़ा क्यों कर रही हैं? लोमड़ी देवता से शादी करना तो बहुत बड़ी बात है, कहीं ये मना तो नहीं कर रही? अरे ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये नहीं गई तो लोमड़ी देवता नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे? चाहे ये जाएं या न जाएं, उन्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ धक्का मुक्की बंद करो। अगर तुम में से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है तो मुझे माफ करना, मैं तुम सबको बांध कर ले जाऊंगा। इस जन्म में पिछली गलतियां दोहराने से बचने के लिए मुझे पता लगाना ही होगा कि पिछले जन्मों में फॉक्स फेरी क्यों नाराज हुई थी। मैं तैयार हूँ फॉक्स फेरी से शादी करने के लिए। यांग सोंग्यू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भूल गई कि पिछले जन्म में तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। तुम बिल्कुल भी वह इंसान नहीं हो जिसे फॉक्स फेरी ढूंढ रही है। झेन सही कह रही है। मरना चाहती हो तो खुद जाओ, हमें मुसीबत में मत डालो। हम तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं जाएंगे मरने के लिए। रुको सरपंच जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ और बहन मेरे साथ शादी में जाएं, नहीं तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। यांग सोंग्यू, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? बस करो, बड़े मुद्दे को ध्यान में रखो। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। मास्टर माँ, देखिए कौन सा समय है शादी के लिए? शुभ शादी। जी। सरपंच जी, 3 दिन बाद मिंगटांग के शुभ देवता का शासन है और डिज्जी के 6 संयोजन भी हैं। नवविवाहितों की शादी के लिए यह बहुत शुभ है। अच्छा, तो ये तय हो गया। कोई है, इन सब की निगरानी करो। 3 दिन बाद हम फॉक्स फेरी देवी के साथ फॉक्स फेरी के गुफा महल में जाएंगे। आप तुम मुझे माफ करना, ये आखिरी मौका है। मुझे फॉक्स फेरी का रहस्य जरूर उजागर करना है। सरपंच जी, मुझे लगता है यह यांग सोंग्यू जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रही है। अगर वह बिल्कुल भी वह नहीं है जिसे फॉक्स फेरी महाराज ढूंढ रहे हैं, फॉक्स फेरी देवी, तो क्या हम भी मुसीबत में नहीं फंस जाएंगे? तुम तीनों में से केवल वही पूरी तरह से फिट बैठती है फॉक्स फेरी की चूड़ी पर। फॉक्स फेरी देवी अगर वह नहीं है तो और कौन हो सकती है? शायद यह सिर्फ एक संयोग है। मास्टर माँ, आप इन मामलों में ज्यादा जानते हैं। फॉक्स फेरी महाराज को कैसी औरतें पसंद हैं, इस मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। फॉक्स फेरी एक देवता है, उनकी पत्नी असाधारण होनी चाहिए। नियम के अनुसार उसे कुंवारी होना चाहिए, तभी वह फॉक्स फेरी महाराज की सेवा करने के योग्य है। अब समझ आया कि फॉक्स फेरी महाराज ने मुझे क्यों नहीं चुना। मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। तो झिनझिन, तुम क्या? मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे पता चल गया कि समस्या क्या है। यह यांग सोंग्यू, वह बिल्कुल भी कुंवारी नहीं है। क्या? पालकी नीचे रखो। यांग सोंग्यू, क्या वे जो कह रही हैं सच है? अगर तुम्हारा शरीर दोषपूर्ण है तो क्या यह श्री लोमड़ी देवता की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा? अगर श्री लोमड़ी देवता नाराज हो गए तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। बिल्कुल सच है। जब वह शहर में पढ़ रही थी, उसने एक लड़के से चक्कर चलाया था। उस समय तो वह उसे गांव भी लाना चाहती थी। यांग सोंग्यू, मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? वो सब बीते जमाने की बातें हैं। क्या इतनी छोटी उम्र की है यह कुल्टा, और बाहर गंदी हरकतें कर रही थी? क्या यह हमारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रही? हाँ सही कह रहे हो। इस तरह की गंदी औरत श्री लोमड़ी देवता की सेवा करना चाहती है? वह कौन सी चीज है? इस नाजुक मौके पर यह मामला सामने आया है। यह तो बहुत शर्मनाक बात है। जिंदा पानी में डूबो दो, इसे जिंदा पानी में डूबो दो। मुखिया जी, मैंने लोमड़ी देवता से विवाह करने का निश्चय किया है। फिर मैं देवता का अपमान करने वाला काम कैसे कर सकती हूँ? मैं एकदम कुंवारी और शुद्ध हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ और बाकी लोग कह रही हैं। मुखिया जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पहले जांच कर सकते हैं। जांच के बाद फिर विवाह की रस्म अदा करने में देर नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम्हारी ही बात मानते हैं। हम अभी तुम्हारी कुंवारी होने की जांच करते हैं। पालकी उठाओ, लोमड़ी देवता के मंदिर चलो। पालकी नीचे रखो। यही है।
यांग सोंग्यू, रही बात तुम्हारे कुंवारी होने की, उनकी बात मानने की जरूरत नहीं, मेरी बात मानने की भी जरूरत नहीं। यह सब फैसला श्री लोमड़ी देवता ही करेंगे। आगे बढ़ो। हे श्री लोमड़ी देवता, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया इस कन्या की कुंवारी होने की जांच करें ताकि आपके रक्तवंश पर दाग न लगे। यह तो श्री लोमड़ी देवता ने जांच के लिए भेजा हुआ सेंटीपीड राक्षस है। अगर यांग सोंग्यू शुद्ध नहीं है तो श्री लोमड़ी देवता जरूर सजा देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ श्री लोमड़ी देवता, आपका गुस्सा सही इंसान पर निकले। आपको धोखा इस औरत ने दिया है, कृपया बेगुनाहों को न मारें। हाँ हाँ बिल्कुल सही। कृपया श्री लोमड़ी देवता जांच करें। जल्दी से इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो। यांग सोंग्यू, तुमने श्री लोमड़ी देवता को धोखा देने की हिम्मत की, तुम मर गई। क्या हुआ? सब क्यों चले गए? ये क्या मामला है? लोमड़ी देवता के सेवक ने जांच कर ली है। यांग सोंग्यू पवित्र और निर्दोष है, वह लोमड़ी देवी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। विवाह में देरी नहीं की जा सकती। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। क्या? यह तो नामुमकिन है। यांग सोंग्यू, तुम। माँ, दीदी, इस बार शायद तुम लोगों को निराशा हुई है, लेकिन इस बार मुझे लोमड़ी देवता से ही शादी करनी है। सरपंच जी, आप हम पर यकीन करें, वह बिल्कुल भी असली लोमड़ी देवी नहीं है। अगर वह लोमड़ी देवता के गुप्त स्थान में चली गई तो हम सभी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, नहीं जाना चाहिए। यांग सोंग्यू, तुम्हारा असली इरादा क्या है? कुछ तो बोलो। माँ, इस जन्म में अगर हमें जीना है तो हमें यह पता लगाना ही होगा कि लोमड़ी देवता के गुस्से का सच्चा कारण क्या है। तो फिर तुम्हारे पास आखिर क्या तरीका है, बताओ ना। युन गांव की यांग सोंग्यू लोमड़ी देवता से विनती करती है। यांग परिवार की बेटी सोंग्यू लोमड़ी देवता को अपना जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा करती है, विवाह के लिए सहमति देती है। पता नहीं लोमड़ी देवता किससे आखिर शादी करना चाहते हैं। माँ, मैंने कहा था ना, समस्या आ ही गई। सरपंच, लोमड़ी देवता नाराज हो गए हैं, जरूर इस लड़की को पसंद नहीं किया है ना। किसने मेरी शांति भंग की? लोमड़ी देवता आ गए हैं। पिछले जन्म जैसा ही है, यह सचमुच लोमड़ी देवता की आवाज है। लोमड़ी देवता, मैं यांग सोंग्यू हूँ। क्या मैं वही हूँ जिससे आप शादी करना चाहते हैं? मैंने खास तौर पर चूड़ी भेजकर यांग परिवार में विवाह का प्रस्ताव भेजा था ताकि लोमड़ी देवी का इंतजार कर सकूं। फिर ज्यादा सवाल क्यों? सच में? तो फिर आप किससे शादी करना चाहते हैं? बेशक तुमसे, बशर्ते तुम चाहो कि तुम ही हो तो तुम ही होगी। लोमड़ी देवता, मेरे पास एक सवाल है। 10 साल पहले मैंने बर्फ में एक लोमड़ी को बचाया था। उसने सपने में कहा कि मुझसे शादी करेगा। पता नहीं क्या वह लोमड़ी आप ही थे, लोमड़ी देवता? हाँ, जब तुम औपचारिक रूप से मेरी लोमड़ी देवी बन जाओगी, मैं तुम्हें सबकी पूजा दिलाऊंगा और अंतहीन धन दौलत से नवाजूंगा। साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। हे भगवान, यांग सोंग्यू सच कह रही थी, वह सचमुच लोमड़ी देवता से बात कर सकती है। हाँ, लोमड़ी देवता के बोलने के तरीके से लगता है वह सच्चे दिल से कह रहे हैं। शायद हमसे कोई गलती हुई है। लोमड़ी देवी को प्रणाम। लोमड़ी देवी को प्रणाम। मुझे समझ आ गया, यही है लोमड़ी देवता का रहस्य। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता था कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। सरपंच, हम चल सकते हैं। आगे वाली नदी पार करके लोमड़ी देवता की गुफा आ जाएगी। सोंग्यू, ओ सोंग्यू, हमारे गांव को तुम्हारी ही उम्मीद है।
जब तुम लोमड़ी देवता से शादी कर लोगी तो हमारे युन गांव को जरूर खुशहाल बनाना और सदियों तक शांति देना। हाँ 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 हाँ। पालकी नीचे रखो, किनारे आराम करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यांग सोंग्यू, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? हालांकि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन पिछले जन्म में तुम्हारी मौत कितनी भयानक थी भूल गई। तुम लोग बेफिक्र रहो। हालांकि हम कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम अब तक हम सहयोगी ही हैं। हम 4 बार फिर से जी चुके हैं। इस बार मैं किसी भी हाल में त्रासदी को दोहराने नहीं दूंगी। तुम लोग भी नहीं मरोगे। क्या सच में तुम्हें कुछ पता चल गया है? बात यह है, अगर सच में ऐसा है जैसा मैं सोच रही हूँ, तुम लोग न सिर्फ स्वीकार नहीं कर पाओगे बल्कि इसमें फंस भी जाओगे। इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तो तुम लोग बस सामान्य तरीके से शादी की रस्म में हिस्सा लो, बाकी सब कुछ ऐसे ही लो जैसे कुछ पता ही ना हो। तुम फिर से लोमड़ी देवता के मंदिर में जा रही हो। अगर तुम मर गई और बाहर फेंक दी गई तो मैं और माँ क्या करेंगे? झेन झेन सही कह रही है। सिर्फ तुम ही एक व्यक्ति सच्चाई नहीं जान सकती, जबकि हम अंधेरे में रहें। यह तो अन्याय है। हाँ, सही बात है। चूंकि तुम सब सच्चाई जानना चाहती हो तो ठीक है। तुम्हें याद है मैंने लोमड़ी देवता के मंदिर में लोमड़ी देवता से क्या बात की थी? मैंने उससे 10 साल पहले की बात पूछी थी। यही वह चीज़ है। तभी मुझे पता चला वह जिस लोमड़ी देवी से शादी करना चाहता है आखिर है कौन। वह व्यक्ति कौन है? वह आखिर है कौन असली लोमड़ी देवी? सच में हम तीनों में से ही एक है, और वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वह है, यह व्यक्ति मैं ही हूँ। यांग सोंग्यू, तुम हमसे मजाक कर रही हो। तुमने अभी तो साफ कहा था। मेरा मतलब है लोमड़ी देवी मैं हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं नहीं हूँ। मुझे पता है तुम लोग अभी परेशान हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। अरे, पालकी उठाओ। यही है लोमड़ी देवता का मंदिर। सोंग्यू, तुम लोमड़ी देवता के सामने अच्छा प्रदर्शन करना। हमारा पूरा गांव तुम पर निर्भर है। हाँ सोंग्यू, मैंने तुम्हें जो नियम समझाए थे उनमें से एक भी नहीं भूलना। जरूर याद रखना। मास्टर माँ, मुझे सब याद है। माँ और दीदी, तो मैं अंदर चली। ठीक है, तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम हजारों बार काम बिगाड़ना मत। माँ सही कह रही है। तुम्हें हजारों बार अपनी जान बचानी है। हम तुम पर निर्भर हैं एक और मुसीबत से बचाने के लिए। तुम लोग ऐसे मेरी परवाह कर रहे हो। कौन करता है तुम्हारी परवाह? जल्दी से चली जाओ यहाँ से। माँ तुम कहो, क्या इस बार हम जी पाएंगे? तुम मुझसे पूछ रही हो, मुझे भी नहीं पता। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस उसी पर भरोसा है। यहाँ का सजावट और सामान सचमुच पिछले जन्म जैसा ही है। तो लोमड़ी देवता कहाँ है? वह भी पिछले जन्म जैसा ही है, बस इस बार निश्चित रूप से एक अलग अंत होगा। फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड, मैं यांग परिवार की बेटी यांग सोंग्यू हूँ। मैं यून गांव की तरफ से आपसे विवाह करने आई हूँ। तुम्हारे गांव के बुजुर्गों ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया? हाँ, बताया था। बुजुर्ग माँ ने खास तौर पर कहा था, महल में दाखिल होने के बाद आंखें सीधी रखनी है, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे पीछे मुड़कर नहीं देखना, और लाल लालटेन के मार्गदर्शन में फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़कर मिल सकते हैं। तो फिर तुम क्या कर रही हो? क्या तुम
मरने से नहीं डरती? सोंग्यू, फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड द्वारा स्वयं चुनी गई पत्नी हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं आपको अजनबी नहीं मानती। इसके अलावा हम 10 साल पहले ही मिल चुके हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या यह आपने ही पहले नहीं कहा था? तुमने ठीक कहा। इधर आओ। फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड, बुजुर्ग माँ ने खास तौर पर कहा था कि मैं आपकी अच्छी सेवा करूं। पता नहीं आपको मेरा शरीर पसंद आया या नहीं। तुम कौन हो? मैं यांग सोंग्यू हूँ, फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड। अब मैं आपकी हो गई हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल वह इंसान नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम उसकी जगह मुझसे शादी करने का साहस कैसे करती हो? यह घटिया औरत। तुम मरने लायक हो। यह आसमान क्या हो गया है? यह क्या हो रहा है? आसमान ऐसा क्यों हो गया? माँ, यह क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं फॉक्स स्पिरिट नाराज हो गया है? ये क्या हुआ? सोंग्यू ने कहा था ना कि सब ठीक होगा। आखिर हुआ क्या है? यह क्या माजरा है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? इस जन्म में भी तुम मुझे मारने पर तुले हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मामला क्या है। तुम जान देने आई हो। फॉक्स स्पिरिट लॉर्ड, मैंने बस आपके पलंग का पर्दा हिलाया था और आप इतने गुस्से में आ गए। ऐसा क्यों? क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? तुम बिल्कुल वह इंसान नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम उसकी जगह मुझसे शादी करने कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। यही सही वक्त है। तुमने क्या किया? श्रीमान लोमड़ी देवता, आप अभी बार बार क्यों कह रहे थे कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है? वो तो बस मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारा नाम यांग सोंग्यू है ना? तुम वही हो, मेरी तलाश की लोमड़ी देवी। देखो, तुम्हारे हाथ में पहना वह कीमती कड़ा, वो मैंने ही खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम क्यों हंस रही हो? अगर पिछले जन्म में होती तो शायद मैं सच में यकीन कर लेती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तुम्हारा राज। श्रीमान लोमड़ी देवता, एक ही चाल 2 बार चलाना मजेदार नहीं रह जाता। तुम्हारा मतलब क्या है? जिस लोमड़ी देवी की आपको तलाश है वो हमारे यांग परिवार से है ही नहीं, न मेरी माँ, न मेरी बहन और न ही मैं। जिस लोमड़ी देवी की आप तलाश कर रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। छोकरी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। जल्दी से मेरी दवाई निकाल कर दे दो, तभी मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। श्रीमान लोमड़ी देवता, सोंग्यू बस गांव की एक साधारण लड़की है और आप एक महान लोमड़ी देवता हैं। बस एक छोटी सी बेहोशी की दवा है, आपको उससे क्या डर? छोकरी, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। आपने अभी कहा था कि मैंने देवताओं का अपमान किया, तो अब जो मैं करने जा रही हूँ वो और भी ज्यादा अपमानजनक होगा। श्रीमान लोमड़ी देवता, आप मुझे माफ करना। मेरे मन में बहुत कुछ साफ हो चुका है, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है यह तथाकथित लोमड़ी देवता कोई असली देवता नहीं है। और उसका यह चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। मैं देखना चाहती हूँ उसका असली चेहरा कैसा है।
बुरा हुआ। एक छोटी सी गांव की लड़की मेरे असली रूप को देखने की हिम्मत कर रही है। सचमुच बेहुदा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं नकली हूं? क्या मतलब? यह तो बस मेरी तुम्हारी एक परीक्षा थी। हर किसी को यह अधिकार नहीं कि वह मेरी लोमड़ी देवी बने। बस तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम भूल गई हमने कभी लियू जिया नदी के किनारे हम दोनों ने वादा किया था। क्या तुम्हें लियू जिया नदी के बारे में भी पता है? उस साल जब मैंने उस लोमड़ी का इलाज किया था, वह सच में फिर मिलने आई थी, ठीक लियू जिया नदी के किनारे। अपने सालकार 5 मन में दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे ये कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं वह लोमड़ी सच में वही है? क्या तुम वही हो उस दिन की घायल लोमड़ी? तुमने मुझे फूल भी दिए थे। उस साल की छोटी लोमड़ी सच में बहुत समझदार थी। लेकिन जब से मैंने सपना देखा कि वह मुझसे लोमड़ी देवी बनने को कह रही है, तब से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम सच में वही हो? तुमने मुझ पर शक किया था ना? लेकिन कोई बात नहीं। जो औरत मेरे मापदंड पर खरी न उतरे, वह मेरी लोमड़ी देवी बनने लायक भी नहीं। तो उसका अंत केवल एक ही है, वह है मौत। वह है मौत। रुको लोमड़ी देवता, चूंकि अब मेरी मौत तय है, कृपया मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। सोंग्यू, मरकर भी पछतावा नहीं। जब मैं उस साल आपसे मिली थी, आपको बहुत पसंद था मेरे हाथ चाटना। सोंग्यू उस एहसास को बहुत याद करती है। काश मेरे मरने से पहले आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दें। छोटी सी लड़की, चालाक हो तुम। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? लोमड़ी देवता, दो आप जैसे दिव्य प्राणी जरूर रखते होंगे असीम शक्तियां, और मैं अभी यहाँ फंसी हुई हूँ। कोई रास्ता नहीं और बस एक साधारण इंसान हूँ। आप किस बात से डर रहे हैं? अच्छा, बढ़िया कहा। चूंकि यह तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तो यह देवता तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता है। जैसा मैंने सोचा था, कुछ गड़बड़ है। क्या की? कोई समस्या नहीं फॉक्स स्पिरिट जी, आपके प्रति मेरा गहरा प्रेम है। जब से सपने में आपका दिव्य संदेश मिला कि आप मुझसे विवाह करेंगे, तब से मैंने अपनी पवित्रता बनाए रखी। प्रेम तो दूर की बात है, लेकिन तुम मुझे इस तरह मार डालोगे क्या? तुम मेरे साथ? तुम सच में झूठ बोल रही हो। मैंने सुना है शहर में तुम्हारा कोई मर्द। क्या तुम्हारे दिल में सच में सिर्फ मैं ही हूं? वो सब मेरी सौतेली माँ का झूठ है, मेरे पास नहीं है। बस करो। वहां देखो, यह पवित्र वृक्ष जिसका नाम फुसांग है, अलगमसों पूर्व से समुद्र पार करके आया है। सैकड़ों वर्षों से इसने चूस लिए हैं सैकड़ों लोगों के प्राण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवज्ञा करने की? आज मैं तुझे इसकी खाद बनवाऊंगा। बुरा हुआ, क्या मुझे सच में यहाँ मरना पड़ेगा? अगर उसके दुष्कर्मों को नहीं रोका गया तो और भी लोग मरेंगे। मैं यह मानने को तैयार नहीं। रुको, दीदी तुम आखिरकार आ गईं। कैसा रहा? हम काफी समय पर आ गए ना। हालांकि हम एक दूसरे की दुश्मन हैं, लेकिन मेरे और माँ के अलावा मैं देखती हूँ कौन तुझे छूने की हिम्मत करता है। हाँ, झेन झेन सही कह रही है। हालांकि तू मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन तू मुझे माँ तो कहती है। अगर किसी ने तुझे हाथ लगाया तो मैं उससे पूछती रहूंगी। धिक्कार है तुम निकम्मे इंसानों को मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत।
माँ, वो जहर की दवाई जो मैंने मंगवाई थी कहाँ है? कैसा है, थोड़ा बेहतर है क्या? अच्छा हुआ तूने पहले से तैयारी कर रखी थी। लेकिन ये फॉक्स स्पिरिट आखिर है क्या? इस तरह भाग कैसे गया? भूत प्रेत होंगे, सब बुरे लोगों से डरते हैं शायद। फॉक्स स्पिरिट भी तुमसे डर गया। अच्छा, तू यांग सोंग्यू, घुमा फिरा कर हमें बुरा भला कह रही है, लगता है तेरी खाल खुजलाने लगी है। यांग सोंग्यू, अच्छा हुआ तूने पहले हमें बता दिया था, नहीं तो तू अभी जिंदा भी होती या नहीं पता नहीं था। माँ, जब मैं फॉक्स स्पिरिट के मंदिर में गई तो वह मुझे जरूर परेशान करता। अगर तुम लोगों ने उस समय कोई अजीब आवाज सुनी तो मुझे बचाने आना। अब हमारी याद आई? तुम्हें इतना यकीन है कि वह लोमड़ी देवता हमसे डर जाएगा? फिक्र मत करो, वह तुम लोगों को देखते ही भाग खड़ा होगा। अरे सच में तुम्हारी बात सही निकली। तुम्हें कैसे पता कि यह लोमड़ी देवता भाग जाएगा? हम पहली बार नहीं है इस लोमड़ी देवता के गुफा में आए। पिछले जन्म में मैंने उसका चेहरा धुंधला सा देख लिया था, उसकी शक्ल। इस बार मैं बस अपने अंदाजे की पुष्टि कर रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि लोमड़ी देवता झूठा है, कि कोई इंसान उसका रूप धर कर आता है। मुझे लगा कि मैं सच्चाई के करीब पहुँच रही हूँ। फिर क्या हुआ? नतीजा यह है कि हालात मेरे सोचे से बिल्कुल उलट हैं। यांग सोंग्यू, तुम्हारा यह क्या मतलब है? हालात तुम्हारे सोचे से बिल्कुल उलट हैं तो इसका मतलब हमारी मेहनत बेकार गई? ऐसा कह सकते हो, लेकिन अब तक हम जिंदा हैं। पिछले 3 जन्मों की तुलना में यह सबसे अच्छा नतीजा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। इस लोमड़ी देवता का मामला अगर पूरी तरह सुलझाया नहीं गया तो हमारी जान को खतरा बना रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम कुछ तो बोलो। तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर जाने वाली तो नहीं? वहाँ अंदर अंधेरा घना है, हो सकता है किसी की जान चली जाए। हाँ बिल्कुल। डर तो यहीं रुको, मैं अकेली अंदर जाऊंगी। यहाँ भी कितनी सुरक्षा है पता नहीं। हम तुम्हारे साथ अंदर चलेंगे। माँ, मुझे डर लग रहा है। यह क्या है? बस एक पीतल का आईना है, डरने की क्या बात है? क्या है? ओह, बस एक आईना था। किससे पता था कि इस जगह ऐसी चीज रखी होगी? इतना अंधेरा, मुझे लगा कि भूत से टकरा गई। इतना चुप रहो। एक आईना डरा दिया। बस एक छोटी सी चाल है, हमें भ्रमित करने का जरिया है। आगे और भी अनजाने खतरे हैं। तुम लोग फिर भी जाओगे? तुम बेकार की बातें कर रही हो। आ ही गए हैं, अब क्या करेंगे? हाँ सही कहा यांग सोंग्यू, तुमने बस शहर में कुछ साल कॉलेज पढ़ा है ना? तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हो गई? तुम्हें डर नहीं लगता? डर, लेकिन क्या फायदा? हम 4 बार फिर से जी चुके हैं, इस बार हमें जरूर जीना है। लेकिन जल्दी देखो। यांग सोंग्यू, तुम सामान्य तो हो सकती हो, एक टूटी हुई ताबूत इसमें देखने लायक क्या है? हाँ बिल्कुल, जल्दी से उस लोमड़ी देवता या जो भी हो उसे ढूंढो। यह बेकार चीज, इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? कितना अशुभ है यह जगह, तुम्हें अजीब नहीं लगती? क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कोई आवाज नहीं सुनी? तुम ऐसा कह रही हो तो सच में काफी अजीब है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं? यांग सोंग्यू, तुम क्या करने वाली हो? तुम ताबूत नहीं खोलने वाली हो ना? इस जगह पर ताबूत खोलना कितना अशुभ होगा। हमने लोमड़ी देवता का भी अपमान कर दिया है, फिर और क्या डरना। और साथ ही मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ हमें और ज्यादा लोमड़ी देवता के सुराग मिल सकते हैं। तुम क्या कर रही हो? नहीं, मत करो, मत करो। ये कैसे हो सकता है?
ये क्या हो रहा है? यह कैसे संभव है? पापा यहाँ कैसे? आखिर हुआ क्या है? फुगुई, ये सब क्या हो रहा है? माँ, दुखी मत हो। अगर मुझे ठीक से याद है, पापा का शव लियूजिया हे के किनारे होना चाहिए था। हमने अपनी आंखों से देखा था। गलती नहीं हो सकती। गलती नहीं। उस कब्र पर जो मिट्टी थी वह मैंने एक फावड़ा भरकर डाली थी। वह यहाँ कैसे आ सकता है? और साथ ही उन्हें गुजरे तो 2 साल हो गए। यह मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं। क्या बात है? बोलो ना। पापा पहले पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गए थे, तभी बीमार पड़े। उनके आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, तुम्हें याद है? फुगुई, तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। लोमड़ी देवता अभिशाप है। माँ, मेरे पापा की उस घटना के बारे में मुझे हमेशा अजीब लगता था। कहो तो उनकी मौत कहीं ऐसा तो नहीं लोमड़ी देवता से जुड़ी है? मैं भी यही सोच रही थी। तुम क्या सोचती हो? तुम लोग ऐसा कह रही हो तो क्या पहले हम सब गलत सोच रहे थे? क्या यह लोमड़ी देवता आभार मानने नहीं, बदला लेने आया है? उसके पिता की मौत अगर सच में लोमड़ी देवता से जुड़ी है, तो क्या ये मुमकिन है कि पूरी लोमड़ी देवता की शादी झूठी है? वो तो सीधा हमारे पीछे ही पड़ गया है। तो तुम्हारी इस बात के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता ने लोमड़ी देवता को नाराज कर दिया, इसलिए लोमड़ी देवता हमें खत्म करना चाहता है? बस अब खत्म। अब तो हम सब यहीं मरने वाले हैं। अरे बाप रे, मैं तो अभी मरना नहीं चाहती। अभी जल्दबाजी में नतीजे पर मत पहुंचो। तुम लोग हिम्मत मत हारो। यांग सोंग्यू, तुम्हें तो बड़ी आसानी से कहना है, लेकिन हकीकत तो सामने ही पड़ी है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? हाँ, अगर तुमने हमें उकसाया नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? ये तो खुद ही अपने फंदे में फंस गए, है ना? अभी सबसे बुरा वक्त नहीं आया है। तुम लोग ये कैसे तय कर सकते हो कि हम जरूर मरेंगे लोमड़ी देवता के हाथों? शायद हम उल्टा उस पर हावी हो जाएं और पहले ही उसे खत्म कर दें। तुम पागल हो क्या? बिना किसी वजह के? तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारे पिता की लाश कैसे आ गई इतनी दूर से, लियूजियाहे से यहाँ तक? ये तो साफ साफ लोमड़ी देवता ने हमें डराने के लिए एक मिसाल कायम की है। तुम्हारे पिता की ये हालत शायद हमारी भी आने वाली है। इस तरह से सोचा जाए तो सच में, इसलिए हम 3 जन्मों के बाद भी नहीं बच पाए। असल में ये अंजाम पहले से ही तय था। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास पिछले जन्मों का अनुभव है। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस बार हमें खुद के लिए किस्मत बदलनी ही होगी। दरअसल मैं अभी तक यही सोच रही थी कि पिताजी की लाश यहाँ कैसे आ गई। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। जो यहाँ लेटा हुआ है वो बिल्कुल भी वो नहीं है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो ये फुगुई ही लग रहा है। इस शख्स का शरीर और चेहरे के हिस्से फुगुई से एकदम मिलते जुलते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। तुम लोग गौर से सोचो। पिताजी को तो दफना दिया गया था और 3 साल बीत गए, लेकिन लाश सड़ी नहीं और जिंदगी के वक्त जैसी दिखती है। कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? यह सचमुच अजीब है, लेकिन शायद इसकी वजह लोमड़ी देवता की शक्ति है। उन जैसे दिव्य शरीर वालों के लिए क्या कुछ नामुमकिन है? यह बात बाद में देखते हैं, लेकिन अभी एक बात तय है। लोमड़ी देवता और हमारे यांग परिवार का गहरा संबंध है और इन सब की जड़ पापा से जुड़ी है। सच में? तुम बहुत कुछ जानती हो, है ना? तो मैं और झेन, तुम हमसे कब तक छुपाती रहोगी? बोलो। माँ, पापा तो जा चुके हैं। अब सारे राज्य सिर्फ लोमड़ी देवता को पता है। इसलिए हमारा अभी पहला लक्ष्य लोमड़ी देवता को ढूंढना है। वह आखिर है कहाँ? ढूंढना? यह कैसे ढूंढेंगे? यह जगह अंधेरी है। अगर यहाँ कोई जाल हुआ तो हम बच पाएंगे भी? तुम्हारी बात भी सही है। यहाँ का नक्शा बहुत उलझा हुआ है। लोमड़ी देवता को ढूंढना सचमुच आसान नहीं है, सिवाय इसके कि पापा। चूड़ी कहाँ है? तुमने चूड़ी कहाँ फेंक दी? अपनी औलाद। पापा, बेशर्म चीज। लोमड़ी देवता तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें देवी बनाना चाहते हैं। वह हमारे यांग परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। पापा छोड़ो मुझे। पापा,
पापा, मैं तुझे मार डालूंगा। तू यह नालायक बेटी, तूने हमारे यांग परिवार पर बर्बादी ला दी। अपनी औलाद, मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी औलाद। माँ, दीदी, बचाओ मुझे, बचाओ। यांग सोंग्यू, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे डराओ मत। उठो, उठो तुम। आखिर हुआ क्या है? क्या ये सब सपना था? तुम्हारी बात सुनकर लगता है शायद फुगुई ने तुम्हें सपना दिखाया है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एहसास बहुत हकीकी लगा। वह भी क्यों इतना जिद कर रहा था उस लोमड़ी देवता वाली चूड़ी पर? ऐसा क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सच कह रही हो या झूठ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुमने लोमड़ी देवता को नाराज किया है। तुम ही सबकी जड़ हो, है ना? तुम भी यही सोचती हो? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी और माँ की जान तुम्हारे हाथों में है। हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने नहीं बनाया। अब भी कह रही हो नहीं बनाया। तुम्हें सच पता था और अब भी हम इस डरावनी जगह में फंसे हुए हैं। उस फॉक्स फेयरी का साया तक नहीं दिखा। इसका क्या बहाना है? कोई आ रहा है, भागो। रुको। माँ, अब हम क्या करें? क्या करें? पीछा करो। सावधान, बिना सोचे मत छुओ। सोचा नहीं था इस छोटे से फॉक्स फेयरी के गुफा मंदिर में इतना बड़ा हॉट स्प्रिंग पूल होगा। ये किस लिए है? पापा, हालांकि अभी भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। आपकी मौत का कारण मैं जरूर पता लगाऊंगी और आपको न्याय दिलाऊंगी। वह काली परछाई आखिर है कौन? वह जरूर लगातार अंधेरे में हमें देख रहा है। क्या वह जानबूझकर हमें यहाँ ले आया है? जल्दी देखो। यांग सोंग्यू की कब्र, यांग जेनजेन की कब्र, जियांग जिनजी की कब्र। हे भगवान, ये तो ठीक हम तीनों के नाम है। यह सब क्या माजरा है? ऐसी जगह पर हमारी कब्र के पत्थर कैसे हो सकते हैं? यह कितना अशुभ है। अभी तक समझी नहीं। यह बात अशुभ शुभ की नहीं है, बिल्कुल नहीं। 10 लबी, वह फॉक्स फेरी, उसका निशाना हम तीनों हैं। वह चाहता है कि हम तीनों यहीं मरें। फॉक्स फेरी आ गए हैं और इतने सारे लोग। बस खत्म, अब तो पूरी तरह खत्म। तुम ही हो, इसीलिए तुम इतनी तेज भागे बचाव दल बुलाने। दुस्साहस। फॉक्स फेरी महाराज से ऐसी बात करने की हिम्मत, लगता है जीना नहीं चाहते। लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुमने जानबूझकर हमें यहाँ लाकर फंसाया है। यह जगह शायद इस गुफा मंदिर का सबसे गहरा हिस्सा है। हम यहाँ आसमान को पुकारे तो कोई सुनने वाला नहीं, जमीन को पुकारे तो कोई जवाब देने वाला नहीं। लगता है तुम भी बेवकूफ नहीं हो। जैसा कि तुमने कहा, जिस पल तुमने फॉक्स फेरी की गुफा में कदम रखा, तुम सबकी मौत तय हो गई थी। एक भी नहीं बचेगा। फॉक्स स्पिरिट जी, हमारा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम हमारी जान क्यों लेना चाहते हो? ओह, क्या सचमुच? किसने कहा कि हमारा कोई बैर नहीं है? नहीं, वो छुरी जो तुमने दिखाई वो हमें से किसी पर भी नहीं आती। इसका मतलब है हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। फॉक्स स्पिरिट जी, हमें छोड़ दो। वो चूड़ी, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम मेरे फॉक्स स्पिरिट के गुफा महल में आ गई हो। आज तुम्हें मेरी अच्छी तरह सेवा करनी होगी।
कौन मुझे खुश कर देगी उसे ही मैं चुनूंगा मेरी फॉक्स स्पिरिट रानी बनने के लिए। तुम लोग बताओ कैसा रहेगा? या तो शांति से अंदर जाकर खुद को साफ करो और फिर मुझे खुश करो। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें एक सम्मानजनक मौत दे सकता हूं। चलो तीनों रानियों की सेवा करो, नहलाने और कपड़े बदलने में। 2 नहीं तो ये 3 कब्रें तुम्हारे लिए ही तैयार हैं। छोड़ो मुझे, हमें छोड़ दो। फॉक्स स्पिरिट जी की सेवा कर पाना तुम्हारा सौभाग्य है। इतनी शर्मिंदगी मत कराओ। अगर फिर हिली डुली तो तेरा चेहरा फाड़ दूंगा। क्या? तू कितनी चालाक औरत है, लेकिन आखिरकार मेरे हाथों में ही आ गई ना। पक्का? ये क्या हो रहा है? तुम लोग चिंता मत करो। पिछले 3 जन्मों में वो कामयाब रहा, लेकिन इस जन्म में मैं पहले जैसी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? चूंकि मैं उसके पीछे ही आई हूँ तो जाहिर है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। जब तुम बातें कर रहे थे तब तक मैंने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर दवा लगा ली है। बस छूने भर से जहर फैल जाएगा और इस बार की दवा का असर पिछली बार से ज़्यादा तेज़ है। ये लोग कुछ देर तो अभी जल्दी तो होश में नहीं आएंगे। यांग सोंग्यू, क्या तुम सच कह रही हो? पता नहीं था तुम इतनी काबिल हो। तुम तो बहुत जबरदस्त हो। छुओ मत। क्या तुम भी मरना चाहती हो? तू दिखने में तो बहुत भोली भाली लगती है, लेकिन असल में तू सबसे ज्यादा चालाक है। मैं फिर तेरे झांसे में आ गया। फॉक्स स्पिरिट महाराज, इस बार लगता है सिर्फ तू ही बचा है। तो क्या हुआ? तुम सब औरतें हो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हाँ सोंग्यू, ये तो फॉक्स स्पिरिट है। हम कैसे हो सकते हैं इसके मुकाबले? फॉक्स स्पिरिट, मैंने कभी इसे कोई देवता नहीं माना। ये हमारी ही तरह बस एक आम इंसान है। फॉक्स स्पिरिट महाराज, मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तू मुझे जानता है। तुझे मेरे बारे में अच्छी तरह पता होगा, या यूं कहूँ तूने हमारे यांग परिवार की जांच की है। मैं सही कह रही हूँ ना? ये मेरा फॉक्स स्पिरिट गुफा मंदिर है। तुझे लगता है तू सच में मुझे रोक सकती है? तो क्या हुआ? अब हम तीनों एक हैं। एक शेर भी भेड़ियों के झुंड से डरता है। मैं तुझे बता देती हूँ, इस बार तेरा असली चेहरा जरूर उजागर करेंगे। अच्छा, चूंकि तू मुझे इतना जानना चाहती है, मेरी असली पहचान जानना चाहती है, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। सचमुच तू ही था। तेरे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है तुझे यकीन नहीं हो रहा। हालांकि तुझे तो पहले से ही पता था ना मेरी असली पहचान। मुझे हमेशा शक था कि तू ही हो, लेकिन सोचा नहीं था कि सचमुच तू ही निकलेगा। झांग यू न हुई। यांग सोंग्यू, वाह रे तू, ये फॉक्स स्पिरिट सचमुच नकली निकला। इतनी देर तक हमारे पिछले जन्म बेकार में मर गए। यांग सोंग्यू, आखिर हुआ क्या है? ये आदमी तू जानती है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? ये मेरा कॉलेज का सहपाठी है, लेकिन मेरे 2nd ईयर में ये ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आया। जैसे ही यह कॉलेज आया, मुझ पर चापलूसी करने लगा। मैंने इसके साथ 6 महीने भी बिताए। मतलब तू मेरे पास आया, किसी मकसद से मुझसे मिलने आया था, है ना? लगता है तू भी इतनी बेवकूफ नहीं है यांग सोंग्यू। मैं मानता हूँ तू थोड़ी सुंदर है, लेकिन सिर्फ तेरे बस की बात नहीं कि तू मुझसे करवा सके झुककर बात या खुशामद करवा सके। तो तूने मेरी बहुत देर से जांच की है, तो तेरा मकसद आखिर है क्या? तू खुद को बहुत चतुर समझती है ना? क्यों ना तुम ही बताओ। चूंकि तुम्हारा निशाना मैं नहीं हूँ, तो क्या हमारा पूरा यांग परिवार है, या फिर तुम्हारा मकसद
मेरे पापा हैं। ये कैसे हो सकता है? पापा तो बस एक किसान है। क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम दोनों के बीच क्या दुश्मनी है? नहीं नहीं नहीं, 20 साल पहले ही यांग फुगुई कोई आम किसान नहीं थे। देखो ये क्या है। ये शख्स कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। पापा हैं। माँ, ये सच में पापा जैसे लग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके पास फुगुई की तस्वीर कैसे हो सकती है? फुगुई? मुझे लगता है तुम सब गलतफहमी में हो। वह तुम लोगों के कहे जाने वाले यांग फुगुई नहीं है। उनका असली नाम लियू देचुआन है। कौन सा लियू देचुआन? तुम और मेरे पापा आखिर क्या रिश्ता है? उससे ज्यादा मुझे अभी तुम में ज्यादा दिलचस्पी है। यांग सोंग्यू, हे यांग सोंग्यू, तुम में कुछ खास बात तो है। बताओ, तुमने मुझे कैसे पहचाना और कैसे जाना कि फॉक्सेस फेरी नकली है? तुम में दिव्य आत्मा का भाव ही नहीं है। जबरदस्ती उसे अपनाने से बस बनावटी लगता है। और सही मौका है, मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। भले ही तुमने मास्क पहना हो, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा बहुत ही खास है। तुम्हारी पहचान पक्की करने के लिए मैंने कुछ छोटी मोटी चालें चली। सोचा नहीं था कि तुम खुद ही बेनकाब हो जाओगे। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे गुहार लगाई थी? तुमने मुझसे क्या कहा था? स्वप्न में आपका दिव्य संदेश पाकर कि आप मुझसे विवाह करेंगे, मैंने अपनी पवित्रता बचा कर रखी। प्यार तो दूर, किसी से बात तक नहीं की, लेकिन आपने मुझे ऐसे मार डाला। क्या आप मेरे साथ? तुम सच में झूठ के पुतले हो। इस देवता को तो सुनने में आया है कि शहर में तुम्हारा कोई मर्द था। क्या तुम्हारे दिल में सच में सिर्फ ये देवता है? बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों ने डेट किया था, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। सोचा नहीं था तुम सच में प्रतिक्रिया दे दोगे। यही तो मेरे अंदाजे की पुष्टि करता है। यांग सोंग्यू, बस इसी आधार पर तुम मेरी पहचान तय कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बचकाना है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पहचान पक्की करने वाली दरअसल एक और अहम बात है। अरे सच? तो बताओ ना, कहाँ गलती हुई? सोचा नहीं था कि तुम इस मास्क के इतने सूट करोगे। वो कहावत क्या थी, झांग यून हुई। तुम सच में फॉक्स स्पिरिट की वजह से सफल हुए और उसी की वजह से फेल भी हुए। क्या? यांग सोंग्यू, तुम सामान्य तरीके से बात कर सकती हो? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। तुम्हें इतना कुछ पता है मेरे और उस लोमड़ी के बारे में। इससे मुझे लगने लगा था कि तुम ही वो फॉक्स स्पिरिट हो। मैं सच में सोच रही थी कि तुम मेरे पास इसलिए आए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था, एहसान चुकाने। ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें मेरे हाथ पर किस करने को इसलिए कहा ताकि एक बात पक्की हो जाए। वो छोटी लोमड़ी बहुत समझदार थी, लेकिन उसने कभी सिर्फ मेरे दाएं हाथ को ही चाटा और तुमने मेरे बाएं हाथ को चाटा। तो इससे साबित होता है कि तुम बिल्कुल भी फोकस स्पिरिट नहीं हो। तुम सिर्फ इंसान हो सकते हो, और वो भी मेरा जाना पहचाना इंसान। यांग सोंग्यू, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? सिर्फ इसलिए कि मेरी और उस बदबूदार लोमड़ी की आदत में थोड़ा सा फर्क है, तुम मुझे नकली मान सकती हो। तुम मुझसे बकवास कर रही हो क्या? हाँ यांग सोंग्यू, तो फिर तुम क्या कह रही हो? तुमने शायद अंदाजे से ही कह दिया। बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मास्क के पीछे वो ही है, क्योंकि मैंने और उस लोमड़ी ने जो किया था, उसके अलावा मैंने किसी और को नहीं बताया। तो ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो, झांग यून हुई। बढ़िया यांग सोंग्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने इतना बड़ा ताश का पत्ता छुपा रखा था। मैं मानता हूँ, तुम जीत गई। अच्छा ठीक है, तो फिर रहस्य अब तो खोलना ही पड़ेगा ना। कौन सा रहस्य? तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारी हमारे यांग परिवार से दुश्मनी है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें और क्या छुपाना है? अच्छा, चूंकि तुम इतना जानना चाहती हो, तो क्या तुम लोगों ने कभी सुना है जियांग बेई के झांग परिवार के बारे में? आइलेट जियांग बेई। नहीं सुना। झिन, तुमने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। मैं बचपन से ही यून गांव में रही हूँ। मैंने गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा। मुझे गांव के बाहर की बातें कहाँ मालूम। जियांग बेई झांग परिवार वही है ना जो लिनफिंग प्रांत में टॉप 3 में आता है, उत्तरी क्षेत्र के दिग्गज के रूप में प्रसिद्ध सुपर बिजनेस घराना। सही कहा।
लगता है शहर में पढ़ाई करके तुमने काफी ज्ञान बढ़ा लिया है, लेकिन आखिरकार ये हमारे झांग परिवार और लियू देचुआन के बीच का मामला है। मेरे पापा। हमारा झांग परिवार जियांगबेई में 100 साल से जमा हुआ है। हमेशा से एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार था, बहुत नाम कमाया था। लेकिन लियू देचुआन की वजह से, यानी तुम्हारे पिता की वजह से, हमारा पूरा खानदान एक ही रात में खत्म हो गया। कुल के लोग मारे गए, भाग गए। उसकी प्रतिष्ठा फिर कभी नहीं लौटी। ये सब तुम्हारी गलती है। ये तो हो ही नहीं सकता। माँ, पापा ऐसे इंसान नहीं है ना? हाँ, मैं फुगुई के साथ इतने सालों से हूँ। वह तो एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता, बिना किसी वजह के। तुम्हें सबूत दिखाना होगा। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारा मतलब यह मेरे पापा ने किया? मैं झांग परिवार की चौथी पीढ़ी का वंशज हूँ, यून पीढ़ी का, और हमारे परिवार का इकलौता मर्द। हमारे परिवार का मुखिया मेरे परदादा थे, और लियू देचुआन जो हमारे परिवार के मुख्य मैनेजर थे, वह भी मेरे परदादा ने ही आगे बढ़ाया था। लेकिन क्या तुम जानती हो उसने आखिर क्या किया? युआनचो और युआनतोंग। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हारे पिता जल्दी चले गए। अब सिर्फ तुम दो ही मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन तुम दोनों मेहनती नहीं हो और सिर्फ मौज मस्ती में लगे रहते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा परिवार एक दिन तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। दादा, आप ठीक रहेंगे। दादा, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं। आज मैंने तुम तीनों को बुलाया है ताकि कुछ आखिरी बातें तुम्हें बता सकूं। सिर्फ इसी तरह मैं चैन से आंखें बंद कर पाऊंगा। जियांग युआन कलेक्शन, यह क्या चीज है? यह है जियांग युआन कलेक्शन। शायद किसी आधुनिक कवि की रचना है। इसमें उनकी कुल 192 कविताएं संकलित हैं और उन पर टिप्पणियां और विश्लेषण भी हैं, है ना? सही है, लेकिन ये कोई आम कविता नहीं है। मेरे परदादा परिवार के आध्यात्मिक स्तंभ के तौर पर वो जानते थे कि उनकी मौत के बाद हंगामा जरूर होगा। इतना ही नहीं, पूरे झांग परिवार का नाश हो सकता था। मेरे परदादा ने 3 जियांग युआन संग्रह किताबों में खजाने के नक्शे के अलग अलग हिस्से छिपाए थे, और ये नक्शे उस खजाने की ओर इशारा करते थे जो बुजुर्ग ने मोपिंग पर्वत में छिपाया था। इस खजाने की कीमत शायद हमारे झोंग परिवार की दौलत से 10 गुना ज्यादा थी। क्या 10 गुना? इतना पैसा? ये कितना होगा? फिर क्या हुआ? मेरे परदादा ने कहा था कि सिर्फ मेरे बड़े चाचा, दूसरे चाचा और लियू देचुआन, ये तीनों एक साथ मौजूद हों तभी नक्शा खुलेगा। उनकी आखिरी इच्छा थी परिवार की दौलत फिर से बनाना। इस पैसे को आखिरी विकल्प के तौर पर ही बिल्कुल नहीं छूना था। ये इसलिए था ताकि हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। सबने सुना ना, मेरे परदादा ने लियू देचुआन पर बहुत भरोसा किया था। उसकी हैसियत हम खून के रिश्तेदारों से भी ऊपर थी। लेकिन उस लियू देचुआन ने मेरे परदादा के साथ धोखा किया। एक वफादारी तोड़ दी, बल्कि पूरे झांग परिवार को बर्बाद कर दिया। जैसा कि मेरे परदादा ने कहा था, उनके जाने के बाद झांग परिवार अनियंत्रित हो गया। बाद की पीढ़ियों ने फिजूल खर्ची की। आज आखिरकार सारी दौलत उड़ा दी। तभी मेरे बड़े चाचा और दूसरे चाचा आखिरकार होश में आए। उन्होंने जियांग युआन संग्रह लेकर लियू देचुआन को ढूंढा ताकि वो खजाना खोल दे और फिर से उठ खड़े हों। लेकिन लियू देचुआन ने खजाना पाकर लौटकर कभी नहीं देखा। झांग परिवार डगमगाते हुए दुश्मनों के निशाने पर आ गया। आखिरकार एक भीषण आग में पूरा परिवार खत्म हो गया। अगर लियू देचुआन नहीं होता, पैसा लेकर भाग जाता, तो हमारा झांग परिवार ऐसे न डूबता।
अगर उसने हमारी आखिरी उम्मीद न छीनी होती, हमारा झांग परिवार, इस सब का जिम्मेदार वही है। तो अब तुम समझती हो कि हमारे झांग परिवार और लियू देचुआन के बीच कितनी दुश्मनी है। आपका मतलब है मेरे पापा की मौत आपसे जुड़ी है? इस सब की शुरुआत उसी ने की थी। सारी गलती उसी की है। मैंने उसे इतने साल तक ढूंढा, तब पता चला कि उसने नाम बदल लिया है और तुम्हारे यून गांव का यांग फुगुई बन गया है। तुम्हें लगता है उसने मेरे साथ ये सब किया? मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा? तो ऐसा है, मेरे पिता की लाश अचानक ल्यूजिया नदी से इस फॉक्स फेयरी गुफा में आ गई। ये सब कुछ तुमने ही किया है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। मैं तुमसे शुरुआत करना चाहता था, फिर तुम मुझे अपने पिता के पास ले जाती, तब मैं बिना किसी को पता चले यांग फुगुई के पास पहुंच जाता। लेकिन तुमने मेरी योजना पहचान ली। मैं तो झांग परिवार का सितारा हूं और तुमने मुझे ऐसे ही मात दे दी। यह सच में बहुत शर्मनाक है। तुम्हारी चाल वाकई बहुत चतुराई भरी थी, लेकिन फिर भी जल्दबाजी कर बैठे। मेरा तुमसे अलग होना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था। तुम सही कह रही हो। अगर पहले से पता होता तो मुझे सीधे जाना चाहिए था यांग फुगुई के पास। तुम तीनों के साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम फुगुई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो एक जानदार इंसान की जान है। मेरी माँ ने सही कहा था, तुम अधिकारियों के पास जा सकते थे। तुम्हारी क्या हिम्मत मेरे पिता की जान लेने की? तुम्हें क्या हक है? तुम लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? बस एक छोटा सा यांग फुगुई है ना। अगर मैं कहूं कि वो अभी जिंदा है, बोट। क्या? मेरे पिता जिंदा है? लेकिन तुमने पहले तो कहा था। लगता है तुम्हें अपने पिता के अनुभव में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताओ, बुजुर्ग ने खजाना कहां छुपाया है? जल्दी बताओ। अच्छा, बताने से इनकार कर रहे हो? यकीन नहीं होता तुम्हें सबक सिखाने का कोई तरीका ना हो। ये हमारे झोंग परिवार का खास जादुई औषधि है। इसका नाम है फीशा, जिसे स्नेक स्कॉर्पियो ब्यूटी भी कहते हैं। यह बिच्छू, सांप, मकड़ी से बनाई जाती है। बस इसे कोई खा ले तो वह कुछ देर के लिए मृतप्राय स्थिति में चला जाता है। मृतप्राय? तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यांग फुगुई ने सहयोग नहीं किया, इसलिए मुझे उसे गायब करना पड़ा तुम सबकी नजरों से। फिर जब वह दफन हो जाता तो मैं चुपके से किसी को भेजकर उसे फॉक्स फेरी गुफा में पहुंचवा देता। इस तरह वह मेरे हाथों का खिलौना बन जाता। अच्छा, ऐसी बात थी। इसीलिए तो पापा की लाश अजीब तरह से हिल गई थी। इसीलिए इतने सालों से शरीर सड़ा नहीं। ये सब कुछ समझ में आता है। माँ, सुन रही हो? पापा जिंदा है। इतनी जल्दी खुश मत हो। यह बूढ़ा भले ही जिंदा है, लेकिन अब मुर्दे से कोई फर्क नहीं रह गया है। तुमने सुना है पौधा मनुष्य के बारे में? पौधा मनुष्य। तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? यांग फुगुई खुद सहयोग नहीं कर रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा ज्यादा दवा खिला दी। नतीजा यह हुआ कि गलती से खुराक ज्यादा हो गई। यह पूरी तरह से मेरी गलती भी तो नहीं है ना? बदतमीज औरत, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मार दिया तो क्या हुआ? तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें जेल हो सकती है। आज की बात बाद में तुमसे निपटेंगे। झिनझिन, तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। माँ, सरपंच वे आ गए हैं। सरपंच, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मामले की सच्चाई हमें पता चल गई है। वह जो लोमड़ी दानव वाली बात है वह पूरी तरह से झूठी है। वह सब उस आदमी ने, उसने नाटक किया था और साथ ही उसने फुगुई को मारने की कोशिश की है। सरपंच, जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या ऐसी भी बात हो सकती है? सचमुच बेहुदा बात है। आओ आओ, उसे गिरफ्तार कर लो। सरपंच, यह क्या कर रहे हैं?
यही तो ठग है। हाँ सरपंच, आपको तो उसे पकड़ना चाहिए। हमें क्यों पकड़ रहे हो? झांग शाओए, झांग शाओए, हम देर तो नहीं कर गए? बेकार मेहनत मत करो, अभी तक समझ नहीं आया। ये लोग सब एक ही गिरोह के हैं। क्या? माफ करना। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे इतनी देर तक बकवास की, इतनी सारी कहानियां सुनाई? क्या मुझे कोई काम नहीं था? तो तुम वक्त गंवा रहे थे ताकि ये लोग आकर तुम्हें बचा लें? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बात यह है कि तू यह औरत बहुत ही धूर्त और चालाक है। मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ी। मेरी जानकारी के मुताबिक तेरे शरीर में दवा का असर अब तक होना चाहिए। अब मैं तुझे आराम से पकड़ सकता हूँ। धिक्कार है। चिन, तियाने और माँ जुआन, तुम सब यून गांव के हो। तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर गांव वालों को जहर दे रहे हो। तुम्हें बदले का डर नहीं लगता? बदला? सोंग्यू, ओ सोंग्यू, तू तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी, जबकि तू खुद ही फॉक्स फेरी से शादी करना चाहती थी। मैंने तुझे जो तौर तरीके सिखाए, तूने उनमें से एक भी याद नहीं रखा। कौन सा फॉक्स फेरी? क्या आज के जमाने में भी कोई इस तरह की अलौकिक चीजों पर यकीन करता है? तुझे बताना भूल गया, यांग सोंग्यू, उस साल की वो छोटी लोमड़ी सचमुच बहुत समझदार थी और उसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट था। मुझे बहुत पसंद आया। मैं सोच रही थी कि बाद में मुझे वो छोटी लोमड़ी क्यों नहीं मिली। पता चला तूने उसे खा लिया। क्या इतनी सी बात तू सह नहीं पा रही? उस वक्त ही किसी ने मुझे बताया था कि तू हर वक्त एक गंदी लोमड़ी के साथ घूमती रहती है। मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ा, वरना बाहर वाले देखते तो सोचते कि हमारा यून गांव बदनामी वाले काम ही करता है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बदनामी वाला क्या किया? मुझे साफ साफ बताओ। यांग सोंग्यू, तू दिन रात उस लोमड़ी के साथ घूमती रहती थी। तू कहीं फॉक्स फेरी रानी बनना चाहती थी क्या? सरपंच ने यह तेरे भले के लिए किया और तेरे यांग परिवार के लिए भी, इंसान और जानवर का। अगर यह बात फैल गई तो लोग हंसी उड़ाएंगे। शांत रह। यांग सोंग्यू, तूने तो डींगे हाँकी थी कि तू कई बार पुनर्जन्म ले चुकी है। अपनी चालाकी दिखा देना। हाँ यांग सोंग्यू, जल्दी से हमें बचाओ, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। यंग मास्टर झांग, ये क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता। शुरू से ही ये लोग पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। शायद इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। छांग यूं न हुई, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास अभी भी एक आखिरी हथियार है। कौन सा आखिरी हथियार? आखिरी हथियार। अगर इसे इतनी जल्दी दिखा दिया तो वह आखिरी हथियार नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी मुझे जिस चीज में दिलचस्पी है वह है फॉक्स फेरी का कंगन। खजाने के बारे में बात तुम सीधे सीधे हल कर सकते थे। तुमने फॉक्स फेरी को इसमें क्यों घसीटा? अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह कंगन मेरे पिता का है ना? यांग सोंग्यू, तुमने कहा सच में? वह लोमड़ी देवी वाली चूड़ी पापा की चीज है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस दिन पापा का हादसा हुआ ठीक मेरा जन्मदिन था। सोंग्यू, मुझे पता है तुम अपनी माँ और बहन के साथ ठीक से नहीं पाती। जब से वे यहाँ आई हैं, तुमने बहुत सहा है। पापा को क्या हुआ? तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना? पापा तुम्हारी कमी पूरी करना चाहते थे, तुम्हें एक तोहफा देना चाहते थे। पापा को पता था कि मुझे हमेशा से एक चूड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेरी कलाई का नाप पूछा था। मैंने एक नजर देखा और समझ गई कि इस घटना का पापा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। तुम जिस लोमड़ी देवी को ढूंढ रहे हो वह है ही नहीं। क्या? ये चूड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? क्या यह पहले ही? बस एक नाटक था। आखिरकार ये पापा का दिया हुआ तोहफा है ना? यह बूढ़ा कमीना कोमा में चला जाने के बाद मैंने हर तरकीब आजमाई, लेकिन खजाने का पता नहीं पूछ पाया। लेकिन मैंने उसकी छाती से यह चूड़ी ढूंढ निकाली। यह चूड़ी बड़ी अनोखी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चूड़ी का मालिक यांग फुगुई का सबसे प्रिय इंसान होना चाहिए। तो मैंने सरपंच को रिश्वत दे दी और लोमड़ी देवी की शादी का नाटक रचा ताकि चूड़ी के मालिक का पता लगा सकूं, चाहे कोई भी हो। मेरा अनुमान है यांग फुगुई के साथ उसके रिश्ते के कारण वह खजाने का राज जरूर जानती होगी। तो ये है सारी सच्चाई।
यही है लोमड़ी देवी की चूड़ी का रहस्य। अब मैं आखिरकार समझ गई हूँ। यांग सोंग्यू, तुम में थोड़ी बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन वह काम नहीं आएगी। आखिरकार तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने पहले ही तुम्हें मौका दे दिया था। तुमने खुद मौत का रास्ता चुना है। क्योंकि उन्हें पता चल गया है मेरा सारा राज, तो इन लोगों को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। समझे छौंग साहब? इन सबको ले जाओ। रुको झांग युनहुई, तुम्हें बस खजाना चाहिए है ना? इसीलिए तो हमें पकड़ा है। अगर हम मर गए तो तुम इसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अब उसकी जरूरत नहीं रही। मैंने पता लगा लिया है, तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं बची। तुम दोनों पता है क्या यांग फुगुई ने खजाना कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता। लगता है यांग फुगुई ने कितनी गहराई से छुपाया है। तुम लोग तो उसके रोज के साथी हो, उसके सबसे करीबी लोग हो, फिर भी तुम लोगों से भी उसने छुपाया। लगता है वह तुम्हारे लिए जरा सी भी राह नहीं छोड़ रहा। तू क्यों हंस रही है? मैं तेरी मूर्खता पर हंस रही हूँ। हंस रही हूँ कि तुझे अपनी औकात का पता नहीं। ये चूड़ी साफ तौर पर मेरी है, उन्हें नहीं पता। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। तो उन्हें नहीं पता खजाना कहाँ है, लेकिन मुझे पता है। तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? तुझे खजाने का पता है? बोल, खजाना कहाँ छुपा है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। झांग युनहुई, तेरी भूख तो बहुत बड़ी है। इतना सारा खजाना तू अकेले हड़पना चाहता है? सरपंच, तुम क्या सोचते हो? यांग सोंग्यू, तू क्या करना चाहती है? मैं तुझे सलाह देती हूँ, कुछ गलत कदम मत उठाना। अब डर लगने लगा है? झांग युनहुई, मुझे तो तू वैसा ही पसंद था, अक्खड़ और बेलगाम अंदाज। अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं। कि मैं तेरे सामने घुटने टेकूं? सपने देख रही है। मैंने तुझे मौका दिया था, तू खुद नहीं संभाल पाया, तो अब मुझे मत कोसना। सरपंच, मुझे खजाने का पता है। बस तुम इस आदमी को पकड़ लो, मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगी। तुम क्या कहते हो? सच में यांग सोंग्यू, तू हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? अगर सच में खजाना है तो हम सब अमीर हो जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम लोग बगावत करने की हिम्मत कर रहे हो। झांग, अपनी तारीफ खुद मत करो। जो थोड़े से पैसे तुमने दिए वो मुंह में रखने लायक भी नहीं है। पैसा तो अच्छी चीज है, कौन नहीं चाहता कि और मिले। तुम लोग क्या कर रहे हो? यांग सोंग्यू, तू ये बच्चलन औरत, तू बहुत धोखेबाज है। फिर से तूने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मेरे पास एक ताश का पत्ता है, ये ही मेरा ताश का पत्ता है। यांग सोंग्यू, तुम्हें यकीन है तुम्हें खजाने का पता है ना? अगर तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो तुम्हें पता होना चाहिए नतीजा क्या होगा। हाँ सोंग्यू, शायद तुम्हें पता नहीं है सरपंच का स्वभाव कैसा है। वो शख्स जिंदगी में किसी के झूठ बोलने से सबसे ज्यादा नफरत करता है। हमें धोखा मत देना, ठीक है? मुखिया माँ, धोखा देना मौत की वजह बन सकता है। चलो चलो। आधे घंटे से चले जा रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे? हाँ सोंग्यू, क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था ये औरत चालाक है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। बकवास बंद करो झांग युनहुई, तू चुप रह, कोई तुझे गूंगा नहीं समझ रहा। सरपंच वहां है, खजाना उस कुएं के नीचे है। इसके अंदर तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, हम सब अभी तुम्हारे कब्जे में हैं। तुम लोग अब भी किस बात से डर रहे हो? सरपंच, आप क्या कहते हैं? ठीक है, ये तुमने कहा, सबने सुन लिया ना? इसके नीचे कुछ अच्छा है। दोस्तों, कौन नीचे उतर कर देखने की हिम्मत करता है? सरपंच, मैं नीचे उतरा हूं। हालांकि सरपंच, मैं जाता हूँ। मैं भी नीचे उतरती हूँ।
क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे सच में खजाना है? डरने की क्या बात है? उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर तुम हमें मुसीबत में क्यों डाल रही हो? सरपंच कोई मामूली आदमी नहीं है, क्यों ना हम अभी भाग चलें? डर किस बात का है? जो होना था सो हो गया, अब चैन से रहो। मुझे पहले से शक था सरपंच और माँ जुआन के बीच के रिश्ते पर, इसलिए पहाड़ पर आने से पहले मैंने उनकी जांच की थी। मुझे लोमड़ी परी के तरीके पता है तो उनकी कमजोरियां भी पता है क्या? नहीं, यहाँ तो अंधेरा घना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कैसा है? धीरे धीरे चलो। आओ आओ। अंदर क्या हाल है? सरपंच, नीचे तो कुछ भी नहीं है। यह अंदर तो काला अंधेरा है, सब कीचड़ ही कीचड़ है। नहीं, यहाँ नीचे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं। कितना घिनौना है। इसका तुम क्या जवाब दोगे? चिंतियान है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया? ये प्यारा सा जीव तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। सरपंच, चाहे हो या ना हो, चूंकि इन लड़कियों को हमारा राज पता चल गया है, इन्हें जीवित छोड़ दें तो मुसीबत बढ़ सकती है, बेहतर होगा। अच्छा यांग सोंग्यू, अरे यांग सोंग्यू, यह तो तुमने खुद मोल लिया है। तुम न सिर्फ खुद मौत के मुंह में जा रही हो, बल्कि अपनी माँ और बहन को भी फंसा रही हो। आओ हमला करो। नहीं। यांग सोंग्यू, जल्दी कुछ बोलो, हम सबका खात्मा होने वाला है। यह क्या माजरा है? तुम्हारे पास कोई गुप्त हथियार है तो जल्दी निकालो, वरना देर हो जाएगी। पर्याप्त नहीं, समय अभी पर्याप्त नहीं हुआ, टिके रहना होगा। रुको। रुको। उन्हें छोड़ दो। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या यह यांग फुगुई नहीं है? वो नहीं है। क्या वो मरा नहीं था? हे भगवान, लाश जिंदा हो गई। पापा, बहुत अच्छा हुआ, तुम जिंदा हो। क्या बोल रही हो? तेरे पापा की मौत नहीं हुई है। फुगुई, 2 साल हो गए, पूरे 2 साल बीत गए और तुम अभी भी सही सलामत हो। सब मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों को इस मामले में फंसा दिया। सोंग्यू, तुम सच में बहुत समझदार हो, बहादुर और चतुर। तुमने जो किया, पापा ने सब देखा। मुझे सच में बहुत खुशी है। यांग फुगुई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम तो कोमा में चले गए थे। मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कोमा में हूं। मैं बस बेहोश था कुछ समय के लिए, बस इतना ही। अच्छा, तो तुम तो बहुत पहले होश में आ गए थे। यहां लगातार मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे तक धोखा दिया। तू मरना चाहता है। झांग शाथे, शांत रहो, शांत रहो। झांग शाथे, है ना? मैं सच में काफी देर से होश में हूं और मैंने अनजाने में सुन लिया तुम लोगों की लोमड़ी परी का झांसा, मेरी बीवी, बच्चों को फंसाने की साजिश। मुझे अफसोस है उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी, तुम्हारा भांडा फोड़ नहीं सका। आज सबसे बढ़िया मौका है। यांग फुगुई, अरे यांग फुगुई, अरे तुम्हें अभी तक हालात का अंदाजा नहीं है। तुम मुझे कैसे रोकोगे? कहीं ऐसा तो नहीं बस अपने आप से, या फिर इन तुम्हारे आसपास की औरतों से? यांग फुगुई, चूंकि तुम मरे नहीं हो तो काम आसान हो गया है। ये झांग शाथे बुजुर्ग दादा के छोड़े हुए खजाने ले आए हैं, चूंकि उस वक्त खजाना नहीं लिया था, अब उसे वापस करने का वक्त आ गया है। वाक, नेक्स्ट, कब दोबारा, नेक्स्ट लीफ, 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 खिलमा, नेक्स्ट लीफ, खिलमा। सरपंच जी, ये खजाना झोंग परिवार के वंशजों का है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? किसने कहा कोई लेना देना नहीं? झांग शाथे ने कहा है, जिसने देखा उसका हिस्सा। झांग शाथे, आप ही बताइए, है ना? ऐसे मौका परस्त और हवा के रुख देखने वाले लोग। पहले मैं इनको छोटे मोटों से निपट लेता हूं, फिर तुम लोगों की खैर नहीं। ठीक है, तुम लोग ठीक कह रहे हो। यांग फुगुई, तुमने सुना कि नहीं? जल्दी बताओ, खजाना कहाँ है? यही बात मैंने उसे कई बार कही है। अगर झांग परिवार का कोई वंशज मुझसे मिलने आता तो मैं जरूर सब कुछ बता देता,
लेकिन वह नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं बुजुर्ग दादाजी के खजाने को पाने का। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में नहीं है। क्या वह सच में नहीं है? पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। मैं तई के वंशज झांग युन हुई हूं। मेरे पिता झांग युआनझो हैं, एकदम असली। नहीं नहीं नहीं, युवराज झांग। बचपन में मैंने उन्हें देखा था। उनकी भौहों के बीच एक हीरे के आकार का जन्म चिन्ह था। आओ, खाओ। जाहिर है तुम्हारे पास नहीं है, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे और भौहों के बीच मेरे पुराने जानकार से 8-9 हिस्से मिलते जुलते हैं, 2 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 हिस्से मिलते जुलते हैं। हर को पढ़ ला। तुम तो नहीं हो हुलियान के बेटे यांग। तुम क्या बकवास बक रहे हो? पापा, इस मामले में कई बारीकियां हैं जो मैं समझ नहीं पाई। हुलियान, हुलियान मेरा सहायक था और झांग परिवार के हवेली का उप प्रबंधक भी। उन दिनों जिन मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता था, वे सब उसके जिम्मे होते थे। मुझे याद है जब झांग परिवार की सत्ता छिन गई थी, तो हुलियान ही था जो चिल्ला रहा था कि जाना है बुजुर्ग के खजाने की तलाश में। क्या बकवास है ये सब? मैं और वो हुलियान बिल्कुल भी करीबी नहीं थे। तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। करीबी नहीं थे? तुम्हें यकीन है? तुम्हारे पास सिर्फ अपनी जुबान है, यहां भौंक रहे हो। क्या फायदा? सबूत तो चाहिए। हालांकि मेरे शरीर पर कोई जन्म चिन्ह नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम सच में हुलियान के बेटे हो। मुझे याद है तुम जब छोटे थे, रसोई में खेलते वक्त रसोई के स्टीमर से पीठ पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया था। तुम्हारी हिम्मत है अपनी पीठ का कपड़ा उठाकर सबको दिखाने की। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं खुद ही हाथ आजमा लेता हूं। ठीक है, तुम ये पिता पुत्री दोनों एक जैसे चालाक हो। क्या? जब से मेरे पापा ने ऐसा कहा है तो मान लिया ना? बिल्कुल सही। मैं झांग परिवार का उप प्रबंधक हुलियान का बेटा हूं। देखो, मेरा नाम हूं जेवेई है। मेरे पिता के मरने से पहले उनका दिल और दिमाग सिर्फ इस भारी खजाने में लगा था। मेरे पास कारण भी है और जिम्मेदारी भी कि मैं उनकी अधूरी इच्छा पूरी करूं। चूंकि तुम इतने आज्ञाकारी हो, पर लगा है तुमने जगह ही गलत पहचान ली है। यह झांग परिवार का खजाना है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या ये खजाना तुम्हारे बाप को लेने दिया जाए और मुझे नहीं लेने दोगे? और सुनो, तुम ये मत भूलना कि अब यहां मेरा राज है। बी नम सरपंच जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही यांग फुगुई, अब तो तुम हमारे यून गांव के निवासी हो। गांव के नियम के मुताबिक ये गलत तरीके की कमाई तुम्हें सौंपनी होगी। जल्दी बताओ, खजाना आखिर है कहां? अगर मैं ना बताऊं तो? अगर नहीं बताओगे तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार एक भी नहीं बच पाएगा। पकड़ो। फुगुई, ये रुको, लगता है सच ही कहते हैं, पैसे के लिए आदमी मरता है और खाने के लिए चिड़िया। ये कहावत एकदम सच है, एकदम ने। चूंकि तुम लोग देखना चाहते हो बुजुर्ग साहब का खजाना, तो आज मैं तुम्हें दिखा ही देता हूं। तुम लोग मानसिक तैयारी कर लो। बेटी, वो कंगन मुझे दे दो। तुम लोग अच्छे से देख लेना। यही है बुजुर्ग साहब का खजाना। जाओ, जल्दी करो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। नहीं, ये इसका क्या मतलब है? ये क्या बेकार चीज है? यांग फुगुई, तुम हमसे मजाक कर रहे हो? यही बुजुर्ग साहब का खजाना है। तुम यांग फुगुई, मेरे पास अब तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी बताओ, असली खजाने का नक्शा कहाँ है?
जल्दी निकाल कर दो। मैंने कह दिया, यही बुजुर्ग साहब का खजाना है। दरअसल बुजुर्ग साहब ने कोई खजाना छुपाया ही नहीं था। उन्होंने तो बस इसे अपने वंशजों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि उनके वंशज मेहनत से आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल से यही बुजुर्ग साहब की आखिरी इच्छा थी। बकवास, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। क्या वो बूढ़ा इतना फुर्सत में था कि इतनी देर तक मेहनत करके बस इस बेकार कागज से सबको बेवकूफ बनाना चाहता था? या फिर असली खजाना तुमने ही चुरा लिया है? उस वक्त मैं भी यही सोच रहा था। खजाने के नक्शे के मुताबिक जगह यही है। बुजुर्ग साहब का खजाना यही है। संतोष सबसे बड़ा धन है। मैंने उस वक्त यह कागजात देखा तो खुद पर यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों पर। मैंने सोचा, अगर मैं ऐसे ही वापस लौट जाता तो झांग परिवार को लगता कि मैंने खजाना हड़प लिया। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे झांग परिवार छोड़ना पड़ा। तो बात ऐसी थी, इसलिए उसने कहा तुमने खजाना चुराया। पापा, मुझे पता था तुम ऐसे इंसान नहीं हो, बट पापा खजाना नहीं चुराएंगे। बुजुर्ग साहब का मुझ पर बहुत एहसान था। मैं कभी नहीं कर सकता झांग परिवार के साथ गद्दारी। झांग परिवार का बाद में बिखरना मेरे कारण भी हुआ। मुझे भी अफसोस है, बस नाम बदलना पड़ा ताकि मैं अपने अतीत से कट सकूं। तो इसलिए पहले जब पापा बिस्तर पर पड़े थे तो बार बार कहते रहते थे, लोमड़ी देवी, लोमड़ी देवी। दरअसल वो लोमड़ी देवी नहीं कह रहे थे, बल्कि हुलियान था। हमने गलत सुन लिया। हाँ, जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे पता चल गया कि उसका हुलियान से कोई नाता है। सोचा नहीं था कि मेरा अंदाजा सही है। बहुत खूब, तुम दोनों का तालमेल बहुत जबरदस्त है, एकदम पक्का। झांग युनहुई, तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने मेरे पापा की बात नहीं सुनी? तुमने इतने दिनों से साजिश रची, लोमड़ी देवी के नाम पर पैसे और औरतों का शिकार किया, सरपंच से मिले, बेगुनाहों को मारा। ये सब गैर कानूनी है। सरपंच, आप सबने सुन लिया। अब मुझे इस खजाने से कोई मतलब नहीं, चाहे वो असली हो या नकली। ये छोटे छोटे प्यारे हमारे सारे राज्य जान चुके हैं, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सरपंच, उसकी बात सही है। इस पूरे परिवार को सबक नहीं सिखाया तो शायद सच नहीं बताएंगे। ठीक है यांग फुगुई, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। सब आगे बढ़ो। पापा, आपको कुंग फू भी आती है? बिल्कुल, एक बड़े घराने के मुखिया के तौर पर अगर कुछ हुनर न होता तो कोई मेरी बात क्यों मानता? पापा तुम बहुत बढ़िया हो। फुगुई, तुम ही हो। तुमने बहुत अच्छी तरह छुपाया है। आज मैं देखना चाहती हूँ कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगी। बिल्कुल सही, हमारा परिवार मुश्किल से ही एक साथ आया है। मैं देखती हूँ कौन आगे आता है। यह क्या वजह है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल भारी है? हाँ, वे ही असली परिवार हैं। मेरी माँ के जाने के बाद से मैं एक बाहरी इंसान बन गई हूँ। सोंग यू, इधर आओ। तुम्हें क्या हुआ? पापा, मैं ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारा जैन जैन और उनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम सब मेरे सबसे प्रिय और प्यारे हो। मैं तुम सबकी हिफाजत जरूर करूंगा। पापा सही कह रहे हैं। हालांकि पहले हमारे बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन जान जोखिम में डालने के बाद हम पहले ही एक परिवार बन चुके हैं। माँ, तुम कहती हो ना? हाँ सोंग यू, पहले माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। यह माँ की गलती है। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, माँ पूरी तरह बदल जाएगी। आगे से माँ तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह मानेगी। तुम कहती हो, ठीक है ना? ये कैसा वक्त है, अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। अरे मैं तियान है, तियान है।
सोना सरपंच, सोना, बहुत सारा सोना। खजाना, मेरा खजाना। कितना सारा सोना। सब मेरा है। मुझे चाहिए मेरा। पापा, मेरे साथ मत झपटो। तुमने कहा था कोई खजाना नहीं है, ये आखिर हुआ क्या है? मेरा। मुझे नहीं पता, यह मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो किसका है? ऐसी जगह पर इतना सारा सोना कैसे आ सकता है? झपटो मत, मेरा। यह आखिर हुआ क्या है? मेरा। रुको, मेरे सोने को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैं उसे गोली मार दूंगा। सब नीचे रख दो। यांग फुगुई, तुमने फिर मेरे काम में बाधा डाली। क्या तुम मरना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा सोना तेरा ही है? एक, तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन तुम सिर्फ बाहरी हालात देख पा रहे हो। पता है मैंने कितने सालों से ये सोना जमा किया है? इतना जमा करने में कितना वक्त लगा? तुमने इतने गांव वालों के सामने मेरी पोल खोल दी। मेरी ये बुजुर्ग शख्सियत अब कहां जाएगी? लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? चेन त्यान है, तुम बस एक सरपंच हो। तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? इन सालों में तुमने आखिर कितने जघन्य काम किए हैं? यह तुम लोगों का मामला नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि आज तुम सब यहीं मरने वाले हो। एक भी नहीं बचेगा। आज चेन तियान है। किसकी जान लेना चाहते हो? इंस्पेक्शन टीम आ गई है। हम इंस्पेक्शन टीम के सदस्य हैं। तुम यून गांव के सरपंच चेन तियान हो ना? हाँ, मैं ही हूं। गिरफ्तार कर लो। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये तो झूठा इल्जाम है। हाँ हुजूर, हम बेकसूर हैं। बेकसूर? तुम लोगों को बेकसूरी का दावा है? हमें गांव के एक जागरूक निवासी की शिकायत मिली थी। हमने खास तौर पर तुम्हारे घर जाकर जांच की है। ये वो सब कुछ है जो तुमने इन सालों में अपराध किए हैं। अच्छी तरह देख लो। चेन तियान्हे और माजुआन पड़ोसी होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उनके बीच अवैध संबंध है। लोमड़ी देवता के नाम का बहाना बनाकर सामंती विचारों का प्रचार करते हैं। इन सालों में यून गांव में गैरकानूनी गतिविधियां चलाते रहे हैं। ग्रे इनकम कमाई है। इसके अलावा मानव तस्करी में शामिल हैं और गंभीर आपराधिक गतिविधियां भी की हैं। अब सबूत पक्के हैं। तुम लोगों के पास अब कहने को क्या है? नहीं तियान है, अब क्या करेंगे? सोंग्यू, देम, ये इंस्पेक्टर तुमने बुलाए थे? बिल्कुल पापा। मम्मी, आपको याद है पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे पहले से ही शक था सरपंच और माँ जवान के रिश्ते पर, इसलिए पहाड़ में जाने से पहले मैंने उनकी जांच की थी। जब से मुझे लोमड़ी देवता का राज पता चला, तब से मुझे उनकी कमजोरी भी पता थी। अच्छा, ऐसी बात है। कोई शक नहीं, तुम्हें पहले से ही पता था कि इंस्पेक्शन टीम आने वाली है ना? पहाड़ में जाने से पहले मैं सरपंच के घर गई थी। सरपंच जी, माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो आप और माँ ज्येष्ठ के बीच ठीक नहीं था, और सुन भी लिया आपकी बातचीत। तियान है, क्या तुम सच में उसकी शादी करवाने जा रहे हो? वो लोमड़ी की गुफा तो मौत का कुआं है। अगर यांग सोंग्यू वहाँ चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमने पहले भी कम बुरे काम किए हैं क्या? श्री झांग ने हमें पैसे दे दिए हैं। एक दो लड़कियों की मौत, इसमें इतना बड़ा क्या है? तो मैं एल्डर माँ के घर से निकलने के बाद पहले ही पुलिस को खबर कर दी, ताकि इंस्पेक्टर लोमड़ी देवता के बिल पर मेरी मदद के लिए आ जाए। लगता है अब यह समय न जल्दी है न देर। क्या? अरे तू यांग सोंग्यू, तो तुम पहले से ही सब प्लान करके आई थी। तुम तो खास तौर पर हमें पकड़वाने आई हो, है ना? जब भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, तो क्या मैं फिर से चाकू के नीचे की मछली बनूंगी? माँ और दीदी, है ना? दोबारा जीना? कैसा दोबारा जीना? फुगुई, तुम चिंता मत करो। यह हमारा और सोंग्यू का छोटा सा राज है। हाँ, मुझे पहले से ही लगता था कि यांग सोंग्यू काफी चतुर है, लेकिन यह सोचा नहीं था कि इस बार उसने हर कदम का बारीकी से हिसाब लगाया है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर टीम के आने का समय भी बिल्कुल सटीक है। यह तो कमाल है। तुम लोग गांवों में डर फैलाते हो, भूत प्रेत की बातों से ग्रामीणों को बेवकूफ बनाते हो, दशकों से यही कर रहे हो। लोमड़ी देवता का नाम लेकर षड्यंत्र रचते हो, पैसे और औरतों के पीछे पड़े हो। इंस्पेक्टर साहब, ये सब चीजें सरपंच की गैरकानूनी कमाई हैं। ठीक है, समझ गया। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर महोदय, मैं बेकसूर हूँ। हम सब। सरपंच ने हमें धोखा दिया है। हाँ, वही है। हम बेगुनाह हैं। चुप रहो सब। चुप रहो।
अगर मिस यांग सोंग्यू ने पहले ही रिपोर्ट नहीं की होती तो तुम लोग कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर देते। तुम लोगों ने सरपंच की मदद करके ये सारे अपराध किए हैं। सबको हमारे साथ चलना होगा, सबको ले चलो। मैं हार गया, मैं मानता हूं। तुम में वाकई दम है। मैं तो सोचता था कि तुम बस गांव से आई एक आम औरत हो। अगर पहले पता होता तो तुम्हें जल्दी खत्म कर देता। इस दुनिया में इतनी सारी भविष्यवाणी वाली बातें कहाँ होती हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं भी तुम्हें जल्दी जेल भेज देती। झांग यून हुई या कहूँ हु जेवेई। तो तुम्हारा आखिरी हथियार इंस्पेक्टर टीम ही थी, तो ये खजाना सब झूठ था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पास आखिरी पत्ता जरूर था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास बस एक ही पत्ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है हमें इस हद तक लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं कहूं कि मैं उस वक्त सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम किसी मकसद से आए थे। तुम्हारे इरादे साफ नहीं थे। तुम जैसे लोगों से मुझे जितना दूर उतना ही बेहतर रहना चाहिए। ले जाओ, चलो। आखिरकार बाहर आ गए। ये सब आखिरकार खत्म हो गया। हाँ, अंदर 2 साल बिताए, अंधेरे में डूबे हुए दिन। सोंग्यू, तुम्हारी वजह से ही, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाते। पापा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो। खैर, सही सलामत वापस आ गए, बस यही बड़ी बात है। अरे तुम लोग कहो तो ये बड़ा अजीब है। वो लोमड़ी देवता या जो भी था सब नकली था, लेकिन उससे पहले हमने जो अजीबोगरीब चीजें देखी उनका क्या? वो कैसे हुआ? हाँ, वो सेंटीपीड नौकर कहाँ से आ गए थे? और वो लोमड़ी देवता मौसम भी बदल सकता था ना? ये सब कैसे हुआ? सरपंच और बाकी सब मिले हुए थे। वो जो चाहते थे वैसा खेल बना देते। सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में था। ये भी सही कह रही हो। तो पापा चलो घर चलते हैं। मुझे पहले एक जगह जाना है। चलो। फुगुई। उस वक्त यहाँ झांग परिवार का घर हुआ करता था। हाँ, 20 साल से ज्यादा हो गए। सोचा नहीं था कि ये जगह खंडहर बन जाएगी। उस वक्त की आग में जो लोग चले गए उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। हाँ, बुजुर्ग ने जो छोड़ा वो अनमोल खजाना थे। उनका मकसद भी यही था कि परिवार फिर से खड़ा हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वही परिवार के बिगड़ने की वजह बन जाएगा। वो भी नहीं चाहते थे। पापा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इतने बड़े परिवार का बोझ बस बुजुर्ग अकेले उठा रहे थे। बाकी सब आलसी थे। इस नतीजे पर पहुंचना वक्त की बात थी। हाँ, बिल्कुल सही। जो बीत गया उसे बीतने दो। हमें बस वर्तमान को संभालना है। आखिर कल और हादसा पता नहीं कौन पहले आ जाए। चलो चलें।